लद्दाख एक अलग प्रोविंस है, लेकिन अब वो यूटी बन गया है। जम्मू कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख अलग से यूटी है। तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और 3 जनवरी 2016 में मैंने सावित्री बाई फुले मॉडर्न स्कूल जो है वो जम्मू में खोला। ये मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि बाबा साहब ने कहा शिक्षा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज जो मैं आपके सामने हूँ ये शिक्षा का ही कमाल है। आपके सामने मैडम इतनी दहाड़ रही थी, हमारी सुषमा जी ने यहाँ पे जो गीत की जो प्रस्तुति दी, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, ये शिक्षा का कमाल है। तो शिक्षा के लिए जो ये सामने जो दंपति हैं, दोनों फूले दंपति, इन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किए, जो इन्होंने यात्राएं सही, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो आप इनके मायने जो है वो समझ सकते हैं कि शिक्षा से ही हम अपना जो समाज है उसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माता सावित्री बाई जो हैं, ये 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म जो है 17 नया गांव में हुआ था। इनके जो माता जी हैं उनका नाम लक्ष्मीबाई था और पिताजी का नाम नेवसे जी पाटिल उनका नाम था, खंडोजी नेवसे पाटिल उनका नाम था। और 9 वर्ष की उम्र में इनकी शादी जो है ज्योतिबा फुले राय, जो आप सामने देख रही हैं, बहुत सारी महिलाओं को पता है, जिनको नहीं भी पता है जरूरी नहीं है सबको पता हो सकता है कि आज कोई महिला पहली बार यहाँ आई हो। तो 13 वर्ष की उम्र में इनके साथ इनकी शादी हो गई और जब इनकी शादी हुई तो ये बिल्कुल अनपढ़ थी, ये पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ज्योतिराव फुले जो थे वो एक स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको भी स्कूल में दाखिला उस टाइम लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरीके से उनका दाखिला हुआ, वो पढ़ रहे थे और इनकी शादी जब इनके साथ होती है तो सावित्रीबाई फुले जो है वो टोटली अनपढ़ थी। इन्होंने छुपते छुपाते किसी तरीके से सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाना शुरू किया। अभी मेरी बहन यहाँ पे बोल रही थी कि खेतों में जब वो खाना लेकर जाती थी तो वहां पे ज्योतिराव फुले जी ने उनको मिट्टी के ऊपर हाथ फेर के उसके ऊपर लिखते हुए देखा था, तो उनको लगा कि इनके अंदर पढ़ाई के लिए बहुत ललक है। इसलिए उन्होंने एक दिन पूछा उनसे कि क्या आप पढ़ना चाहती हो, तो उनके अंदर पहले हिस्से ही पढ़ाई के प्रति बहुत ही एक जो उनके अंदर लालसा थी कि मुझे भी पढ़ना है। वो कभी अपने मायके में पढ़ने जो है वो किताबों के पलटती रहती थी। और एक बार वो किसी दूसरे लड़कों का जो कोई स्कूल रहा होगा, वहाँ अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजी राज था उस समय, तो वहां वो किसी स्कूल में चली गई थी और उनको अपने बचपन में बहुत बड़ी सजा जो थी उनको दी गई थी। उनकी दादी ने उनको अपनी कोठरी में बंद कर दिया था और उनका खाना पीना बंद कर दिया था, लेकिन उनके अंदर इतनी ललक थी कि मुझे इस चीज के लिए क्यों रोका जा रहा है, कि अगर पुरुषों को पढ़ने का थोड़ा बहुत अधिकार है, जो मनोवादी हैं वो पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता। तो ये जिज्ञासा उनके अंदर थी। तो जब इनके साथ शादी होती है तो ज्योतिराव फुले जी ने इनको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ने के बाद 1 जनवरी 1848 बिंडेवाड़ा पुणे में उन्होंने पहला स्कूल खोला, लेकिन ये स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था। मैं सिर्फ ये कह दूं कि उन्होंने स्कूल खोला, आप भी सुन रहे, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय मनोवादी जो थे उनका राज था। वो ये कहते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ती है तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, उनको डराया जाता था। तो लोग क्या करते थे, अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाया करते थे। तो दूसरे आगे अछूत, तो अछूतों को तो वैसे ही उनको जानवरों के जैसा उनके साथ सलूक किया जाता था, ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था। लेकिन ये हम नमन करेंगे ज्योतिराव फुले जी को, नमन करेंगे जिन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और इस काबिल बनाया, उनको पहली भारत की महिला शिक्षिका बनाया और उन्होंने स्कूल खोला और 1856 तक उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए किसी पेड़ के नीचे उन्होंने जो भी स्कूल खोला था, स्कूल कोई ऐसा नहीं होगा 1848 में, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पक्का नहीं मकान होगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी जहां पे उन्होंने स्कूल खोला होगा। लेकिन उनके हौसले को दाद देनी पड़ेगी कि जो चीज मना की जा रही है मनुवादियों के द्वारा, वो उसी के साथ वो टक्कर ले रहे थे। और ये टक्कर लेना इतना आसान नहीं था उनके साथ।
उनके बीच में रह के उनकी बच्चियों को भी पढ़ाना, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना ये इतना आसान नहीं था। तो वो जब स्कूल जाया करती थी तो उनके ऊपर मनोवादियों के उन्हीं बच्चों की माए बाप जो भी होते थे वो उन रास्ते में उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे। और एक दिन वो इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने ज्योतिराव फुले जी को ये पूरी व्यथा जो थी ये बताई कि किस प्रकार मेरे को प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन उन्होंने सावित्री आई को ये बोला कि आपको किसी भी मौके पे पीछे नहीं हटना है। सावित्री, तुमने वो बीड़ा उठाया है जिसको हमें बहुत आगे लेके जाना है। अगर तुम आज रुक गई तो हमारी जो महिलाएं हैं या हमारे जो अछूत हमारा जो वर्ग है उसको हम कैसे आगे ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने हौसला बढ़ाया और उनको राय दी कि आप एक साड़ी जो है अपने एक थैले में रखें और स्कूल जाके आप ये चेंज करेंगे। और कई बार उनके ऊपर उनके कैरेक्टर के ऊपर भी लांछन लगाया गया, उनको उनके साथ छेड़खानी की गई। लेकिन वो इतनी हौसले वाली महिला थी कि पलट करके एक आदमी का हाथ पकड़ के 2 चांटे भी उन्होंने झाड़ दिए थे। तो ये वक्त जो है हमारा, इस समय भी हमारे हालात जो हैं वो इतने ठीक नहीं हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि मीना जी ने किस तरीके से यहाँ आपको काफी समय हो गया है। उन्होंने मुझे बताया कि 2012 में उन्होंने ये संगठन बनाया और हफ्ते में एक बार वो अपनी जो बहनें जो हैं उनको वो जागरूक करती रही, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ाई के लिए बताया, बहुत सारी चीजें जो हैं। और आज आपका जो संगठन है वो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। ये भारतवर्ष में ही नहीं जाना जाता, ये बाहर की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मीना जी का नाम जानती हैं। और इसलिए मैं मीना जी को मिलने आई हूँ और आप लोगों को मिलने आई हूँ। आपको सल्यूट करती हूँ महिलाओं को कि आप बहुत सशक्त हैं, अपने आप को कम नहीं आंकना है, डरना कभी नहीं है। जब कभी डर लगे तो आप माता रमाई को याद करना, जिन्होंने हमारे लिए अपनी 4 औलादें जो हैं वो कुर्बान की हैं। उनसे बड़ा दुख हमारा नहीं है। हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मकान है, हमारे पास पैसा है, हमें पहनने को देखो कितने कपड़े हैं आज हमारे पास। आप देखो उनका जब ये अभी मैं ये बात नहीं करूंगी, इमोशनल हो जाएंगे सभी, कि कफन के लिए अपने बच्चे के लिए कफन के लिए पैसा नहीं था बाबा साहब का के पास, तो पल्लू, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के वो अपने बेटे राजरतन के ऊपर वो कफन देती हैं। तो आप इससे इमेजिन करिए कि उनका दुख बड़ा है कि हमारा दुख बड़ा है। हम बहानेबाजी करते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है। आज हमें परेशानी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन परेशानी एक है जो मैं समझती हूँ, वो है कि अनपढ़ता है बहुत ज्यादा। हम लोग अपने अपने आप को बेचारा और लाचार समझना बंद करें। खास करके महिलाएं जो हैं, अपने आप को बेचारा नहीं समझना है, क्योंकि आप माता रमाई की बेटी हैं, आप माता सावित्री की बेटी हैं, आप ज्योतिराव फुले की बेटी हैं। तो हमारे जब महापुरुष इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने डंके की चोट पे पूरे देश को हिला के रख दिया, बाबा साहब वो हस्ती हैं जिसको पूरा वर्ल्ड जो है आज नमन करता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। आपके पास राइट्स हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जब भी कोई बात करनी है, हमें होश में रहना है, जोश के साथ अपना होश जो है वो हमें नहीं खोना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन अपने जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर उनका हनन होता है तो उसके लिए हमें आवाज उठानी है। हमें सिर्फ ये नहीं बोलना है कि हम संविधान को बचा लेंगे, ऐसे नहीं बचा लेंगे। जो वो कर रहे हैं वो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। अभी हमारी मैडम बोल रही थी कि समाज सोया हुआ है, जागो। कितना वो तरीके से बता रही थी, आपके अंदर उन्होंने आग पैदा कर दी कि सोया हुआ मेरा समाज है, जागो। जागने का वक्त है। हमारा समाज सच्ची में बहुत सोता है, नींद बहुत करते हैं हम लोग। हम लोगों को तड़प होनी चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, माँ अपने बच्चे के साथ 12-1 बजे तक बैठे, अपने बच्चे को देखे। हमारे पास कोई ताकत नहीं बची है, हमारे पास ना तो इतनी ज्यादा हम कोई लैंडलॉर्ड हैं, हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं या हमारे पास व्यवसाय है। हमारे पास कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि जिससे हम अपने 85% जो समाज है उसको हम विकसित कर पाएंगे। हमारे पास एक ही हथियार बचता है, जिसके लिए बाबा साहब ने भी कहा, और बाबा साहब ने ये कहा है कि मैं कोई अलग से हट के काम नहीं कर रहा है। एक जगह मैंने उनकी ये बात पढ़ी थी किसी उनकी बुक में,
कि जो हमारे महापुरुषों ने काम किया है मैं उसी काम को आगे ले जा रहा हूँ। तो बाबा साहब ने संदेश दिया है शिक्षा का, पहला मंत्र उन्होंने शिक्षा का दिया है कि हमें शिक्षित होना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, जितनी भी यहाँ पे हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं उनसे मेरा अनुरोध है, मैं विनती करती हूँ कि आपके हाथ में सब कुछ है, आपके पास ताकत है, हर तरह की ताकत आपके पास है। आप अपने बच्चों को की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताएं, बच्चों को माता सावित्री के बारे में बताएं, बाबा साहब के बारे में बताएं, जैसे हमारे साथी यहाँ बोल रहे थे, उनको उनका संघर्ष बताएं, ज्योतिराव फुले का संघर्ष जो है वो बताएं। तो हमें, हमारे पास एक ही हथियार है, शिक्षा। शिक्षा होगी तो हम बच पाएंगे, अदरवाइज हमारा बचना, हमें लूटने के लिए, हमें बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो मैदान में हैं, जिनको आप 3% हम कहते हैं, वो लोग बहुत शातिर हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी महिलाएं जो है ना वो हमारी महिलाओं की तरह ऐसे बेचारी लाचार नहीं बनती हैं। वो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होगी, अपने बच्चे के लिए फाइट करेगी, अपने बच्चे के स्कूल में जाएगी, वहां देखेगी कि मेरे बच्चे को ठीक पढ़ाया जा रहा कि नहीं पढ़ाया जा रहा। आपको अपने बच्चे के स्कूल में निरंतर जाना है, बच्चे को जगाना है, उसको पढ़ने के लिए उसको पूरा समय देना है। और बेकार के जितने भी अंधविश्वास हैं जिनको हम डो रही हैं औरतें, उसके लिए आपने बचना है। जैसे आपको मीना जी जो है वो समय समय पर आपको गाइड कर रही हैं, वो बहुत सारा बातचीत जो है वो अक्सर करती रहती हैं। बहुत बदलाव आया कोंडली, कोंडली एक ऐसी जगह बन गई है जिसको वर्ल्ड फेमस हो गया आपका कोंडली। आपको मैं ये बताऊं, जो मीना जी काम कर रही हैं वो इतना आसान काम नहीं है, उनके लिए बहुत दिक्कतें उनको आई है जब उन्होंने काम शुरू किया है। उनको बहुत सारा कुछ बातें सुनना पड़ी हैं, लेकिन मैं माननीय आरपी सिंह जो उनके हस्बैंड हैं, मैं उनको दाद दूंगी, उनके परिवार को दाद दूंगी। उनकी एक बेटी जो है उनको उन्होंने डॉक्टर बनाया है, एक बेटी जो है यूपीएससी की तैयारी कर रही है और जल्द ही वो आपके सामने आईएएस ऑफिसर बन के आएगी। बेटा जो है उनका वो इंजीनियर है, लेकिन आप सब जानते हैं मीना जी इस टाइम भी उनका बेटा जो बेड पे है, मैं मिल के आई हूँ। लेकिन मैं इस दंपति को, ये जो जोड़ी यहाँ कोंडली में काम कर रही है, अपनी महिलाओं के सहयोग से या संगठन के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जो आप लोग महापुरुषों का नाम घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा आप लोगों ने उठाया, ये आसान काम नहीं है। और मीना जी की मैं दाद दूंगी, जब उनका बेटा हॉस्पिटल में भी था, 1.5 महीना हॉस्पिटल में बेटा रहा, उस समय भी वो समाज का काम कर रही। तो सच्चे मायने में ये शेरनी है समाज की। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनका साहस हम जम्मू से भी बढ़ाते रहते हैं। इस समय इनको पूरा यहाँ दिल्ली से एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। आज मैं यहाँ मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आप कवरेज कर रहे हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स में मीना जी का जो मॉडल है, मीना जी जो काम कर रही हैं, हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं वो काम उन्होंने ऐसे इसी तरीके से शुरू कर दिया है। मैं ये गुजारिश करूंगी कि यहाँ भी हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी हुई है। पढ़ी लिखी, अभी मेरी एक बहन ने कहा कि मैं उस जगह से हूँ, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साधन संपन्न है, पैसा है उनके पास, कोठियां हैं उनके पास, वो बाबा साहब का नाम नहीं लेते, वो मिशन का काम नहीं करते। लेकिन उनको आशा जी को दाद दूंगी कि वो वहां पे भी डंके की चोट पे उनको जगाने की कोशिश कर रही है। हमारी मनीषा जी हैं, हमारी अपनी आशा, ये सुषमा जी हैं, सुषमा गौतम जी, बाकी और महिलाएं जहां जहां भी आप काम कर रही हैं, आपने हारना कभी नहीं है। आपको पुरुषों की तरफ से भी आपको नीचे गिराया जाएगा, आपके रास्ते में अगर अड़ंगे अड़ाए जाएंगे, लेकिन आपने हारना नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आपको घर से निकलना भी आपका मुश्किल कर देंगे, लेकिन आप अच्छे कार्य के लिए निकली हैं, इसलिए आपको लगातार निरंतर जो है अपने महापुरुषों का जो गुणगान, जिस तरीके से मीना जी आपको गाइड करती हैं, इनकी टीम गाइड करती है, उनके साथ जुड़ना है। माता रमाबाई संघ जो यहाँ पे वो चला रही हैं, उसको आपने सहयोग देना है और महिलाओं को जोड़ना है, क्योंकि आप ये मजाक नहीं समझना कि यहाँ सुनीता मल्होत्रा जम्मू से उठ के आई है तो ये हमें बता रही है कि हम वर्ल्ड फेमस हो गए। आपको नहीं पता, आप वर्ल्ड फेमस हो गई हैं।
आपको आपकी जो वीडियोस जो हैं, हम लोग जो जो जहां भी जो जो भी महिलाएं काम करती हैं उनकी वीडियोस जो हमारे अम्बेडकरवादी बाहर बैठे हुए हैं वो देखते हैं कि हमारी महिलाएं जो है वो जागरूक हो रही हैं। और अगर एक महिला जागरूक होगी तो उसका परिवार जो है वो भी जागरूक होगा, वो भी महापुरुषों के किए हुए कामों को अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। शाम को जब आप खाना खाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, तो वहां पे ये छोटी छोटी कहानियां बना के अपने बच्चों को सुनाइए, अपने महापुरुषों के बारे में बताइए, उनके टिप्स पे होना चाहिए कि कौन से महापुरुष ने कौन सा काम किया था। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो घर का माहौल जो है वो भी ठीक होगा। एक गुजारिश मैं और करूंगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी इसमें नशेखोरी में जो है बच्चे हमारे लिप्त हो रहे हैं, उनसे बचाना हम महिलाओं का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को बिजी रखिए, बिजी फोन पे मत रखिए, बिजी उनको इस पे टीवी देखने पे उनको बिजी मत रखिए, उनका एक शेड्यूल बनाइए। अपने बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए उनको आप जहां भी जिस भी कहीं कोई ऐसे यूनिट में भेजना चाहती हैं जहां पे उसका शरीर भी अच्छा रहे, उसको इतना बिजी कर दो कि इन चीजों की तरफ उसका ध्यान ना जाए, क्योंकि जो 3% ताकतें हैं वो आपके अंदर तक घुस गए हैं, आपको पता नहीं चलेगा वो किस समय आपकी औलादें जो है, हमारे बच्चे जो है उनको गलत रास्ते पे ले जाएंगे। तो इस समय सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है, जो आपको मैडम ने बताया। तो जागते रहना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लालची नहीं बनिए, लालच हमें छोड़ना है। आप समझ रहे हैं मैं इशारा कहाँ दे रही हूँ? लालची नहीं होना है, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना, हमें लालच में नहीं आना। वो लोग लालच भी देंगे, हमारे अंदर तक घुस जाएंगे। अगर आपको वो 500 रुपया दे देंगे ना आपके बच्चों को किताबें जो हैं उसके लिए आपको लालच देंगे कि हम आपके बच्चे की फीस दे देंगे, तो आप उन्हीं के हो जाओगे। आटा आ जाएगा, हम उन्हीं के हो जाते हैं, चावल आ जाएंगे, उन्हीं के हो जाते हैं। किसी लालच में मत पड़िए। बाबा साहब का संघर्ष याद रखिए, अपने महापुरुषों का संघर्ष याद रखिए, किसी के भी जानसे में नहीं आना है। वक्त को समझिए, जानसे में नहीं आना। मैंने आपको इशारा कर दिया, मैं यहाँ भी बात नहीं कह सकती, लेकिन समझदार हैं, यहाँ महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आपको इशारा काफी है। ध्यान रखिए कि आपके साथ, आपके बच्चों के साथ आपके अंदर कौन घुसता है, आपसे बात कौन करता है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको चौकन्नी होना है। और जब भी कभी इस तरीके के फंक्शन होते हैं, जैसे मैडम ने, आशा जी ने बुलाया है, वहां पे जाइए, वहां पे जो महिलाएं सो रही है उनको जगाइए जाकर, ये सभी जाइए गाड़ी बैठ के, आप जाइए वहां पे, उनको पता चले जो अंदर सो रही हैं, जो एसी में, अभी तो ठंड का मौसम है, जिनके बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनने के लिए हैं, जिनके बच्चे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बेफिक्र बैठे हैं। बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा था कि तुम पढ़ लिख जाओगे, अपने मकान बना लोगे और फिर ऐश करना। ऐश करने का वक्त नहीं है। अभी हमारा समाज जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर हम दूर दराज इलाके में जाए, ये तो आपका सिटी है, अगर मैं अपनी जगह जहां मैं रहती हूँ, अगर मैं 20 किलोमीटर दूरी पर मैं गांव में जाती हूँ तो मेरे समाज का बहुत बुरा हाल है। अभी एक भाई साहब ने कहा कि जो नई शिक्षा नीति जो आई हुई है उसके तहत हमारा बहुत काम खराब होने वाला है। मैं आज मीना जी और सारी बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, मैं मीना जी से गुजारिश करूंगी, माननीय आरपी सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगी कि मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे माता रमाबाई अंबेडकर के नाम से यहाँ एक स्कूल ओपन करें। स्कूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं स्कूल रेंटेड बिल्डिंग पे चलाती हूँ। माता सावित्री बाई को पत्थर पड़े होंगे, उनको कीचड़ उनके ऊपर पड़ा होगा, लेकिन जहां मैं स्कूल लगाती हूँ, जहां मेरा स्कूल है, मुझे नोटिस दे दिया गया है कि 15 दिनों में स्कूल जो है वो खाली करें, लेकिन मैं हारती नहीं हूँ, मैं कभी हारूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने समाज को शिक्षित करना है। तो ये बीड़ा आप उठा लेंगे, आप मीना जी की, आरपी सिंह की, बाकी टीम की, रमाबाई संघ जो है उनके साथ चलिए, और यहाँ एक बहुत जल्दी मीना जी मैं चाहूंगी कि आप एक स्कूल ओपन करें। और आपने वो इनका जो काम करने का तरीका है वो 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ किस तरीके से ये कमांड चलाते हैं,
और किस तरीके से महिलाएं जो है वो अपना अपना काम जो है इतने अच्छे तरीके से डिसिप्लिन ढंग से करती हैं, यही चाहिए हमें। ये मत समझिए कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ये कम पढ़ी लिखी है, वो मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो मेरे से बहुत बड़ी ऑफिसर है, ऐसा नहीं समझिए, हम सब बराबर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक कम पढ़ी लिखी महिला जो है वो समझ सकती है समाज कहाँ जा रहा है और हमें क्या करना है। आप अपने साथ और महिलाओं को भी शिक्षित करिए, उनको बताइए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और बेचारे नहीं बनना है। ये जो आप ऐसे बुक्कल से मार के बैठे हुए ना, ऐसे भी नहीं बैठना है, ये बेचारापन है आपका, ये दिखाता है कि आप बहुत बेचारे हैं, लेकिन आप बेचारे ना बनिए, ठीक है। तो आप अपनी शान के साथ चलिए। आप मेरे को देख रहे हैं, मैं साड़ी में हूँ, ठंड है, लेकिन मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि मैंने बाबा साहब से ड्रेस सेंस जो है मैंने बाबा साहब से सीखी है। मैं अच्छी ड्रेस में रहती हूँ, अपने हस्बैंड को भी, आर.एन. बंगोत्रा जी मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं, हम लोग अच्छी ड्रेस में रहते हैं, बेचारे कभी नहीं बनते। लेकिन मैंने अपना वो वक्त जो है वो देखा है। 83 में हमारा जो घर था वो छप्पड़ था, और वहां से जब बरसात आती थी वो पानी मैंने झेला हुआ है, मैंने पूरी लिपाई की हुई है। मुझे ये मत देखिए, ये बाबा साहब की देन है, ये हमारे महापुरुषों की देन है, ये अपने आप नहीं आया, ये एजुकेशन से आया है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी 2 बेटे हैं, और एक बेटा मेरा गुड़गांव में ही है, और यहाँ वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। यहाँ हमारे 2 स्टूडियोज हैं, अभी तीसरा वो बनाने जा रहे हैं। तो बड़ा बिजनेस जो है वो बेटा कर रहा है, लेकिन वो मेरे दम पे नहीं, वो बाबा साहब के दम पे, वो इन महापुरुषों के दम से। मैंने इनसे सीखा था, मेरे अंदर वो जुनून था, मेरे हस्बैंड के अंदर वो जुनून था कि हमने अपने बच्चों को शिक्षित करना है। हमने बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हमारा एक ही मोटिव था। घर हमने अभी बनाया, लेकिन उससे पहले ना ही तो मैंने सोने के इतने लंबे लंबे कांटे डाले, ना ही मैंने अपने पति को ये कभी बोला कि मुझे एक कमरे में नहीं रहना, मुझे अच्छा मकान बना के दे दो, हमने नहीं बनाया। मैं अक्सर यही कहती थी कि जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे उसके बाद बच्चे अपनी मर्जी से हमारी मदद करेंगे, हम घर बनाएंगे। तो आज बच्चों की मदद से मैंने ये पिछले साल ही अपना घर नया बनाया है।